बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 647 का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। जो आपका लेक्चर नंबर 1 है वो डेफिनेशंस हैं कुछ, वो देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे से जितना हो सका मैं आपका मिड तक इंशाल्लाह ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। आपके पास मैथमेटिकल मॉडलिंग है, मैथमेटिकल मॉडलिंग रीड करते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है। इट इज़ द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्रॉक्सीमेट करना, उनकी वैल्यूज़ को चेक करना किसकी हेल्प से, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, उसको आप कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। इट इज़ द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अब उसके बाद फॉर्मूलेशन क्या आती है? मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन वो वाले लाज आपके पास जितने भी इससे पहले लाज आ चुके हैं फिजिक्स के अंदर, जैसे न्यूटन लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जितने भी लाज पहले आ चुके हैं उन्हीं को यूज़ करके एक न्यू इक्वेशन को ड्राइव करना आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होता है। और अगर किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर कोई लॉ आपका वैलिड नहीं है, वो आपका प्रूव नहीं करा आपका लॉ उस इक्वेशन के ऊपर या किसी भी सोल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हेल्प सॉल्व करते हैं। रीड कर लेते हैं। इन दिस स्टेप वी ड्राइव द इक्वेशन कोरिस्पोंड टू गिवन फिनोमेना। इट इज़ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग लॉज, जैसे न्यूटन्स लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और अगर किसी लॉ कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इफ लॉज आर नॉट अवेलेबल फॉर गिवन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम देन गो फॉर एक्सपेरिमेंट। फिर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे उन्होंने ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ला दे दिया, जैसे आपके पास जो आपने 9th में पढ़ा था m1 m2 r स्क्वायर, और ये जो g है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये हमने ड्राइव वहाँ समझा था आपका चैप्टर नंबर 5। फिर जैसे ये इक्वेशन है d²r/dt²। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके आपके पास ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको यूज़ करके आपने इस इक्वेशन को, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। तो अब कोई भी इक्वेशन जो पहले से सारी इक्वेशंस आपके पास गिवन है उनको यूज़ करके एक न्यू इक्वेशन को सॉल्व करना आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होती है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी लेक्चर नंबर 1 की। लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन बता दिया। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन और मजीद सॉल्व हो जाएगी। आप इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ। x dt आपके पास dx के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और ओके dt लिखना था जी, ओके dx के इक्वल हो जाएगा। फिर आप x वाली टर्म को सारी को एक साइड पे कर लेंगे, dx ओवर x हो जाएगा। फिर dx ओवर x हो गया और dt सेपरेट हो जाएगा। dx ओवर x के ऊपर आप इंटीग्रेशन ले लें दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे dx ओवर x होगा और एक dt होगा। तो dx ओवर x के ऊपर इंटीग्रेशन लेने से आपके पास log ऑफ x आ जाएगा और dt की इंटीग्रेशन करने से आपके पास वैल्यू t ही आ जाएगी। और अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। जब आप इसको और जब यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट भी आएगा जिसको आपने a कह दिया, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये e की पावर में at हो जाएगा, e की पावर में at हो जाएगा और e की पावर में at हो जाएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर कहेंगे कि हम इधर log ले लेते हैं। जब आप log लेंगे इसके इक्वेशन के ऊपर भी, तो log लेने से क्या होगा, यहाँ पे ये जो log पड़ा है और ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे log पड़ा है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल टू e की पावर at हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू e की पावर a और e की पावर t होगा। जैसे जैसे बोल रही हो साथ साथ लिख लें, e की पावर a और e की पावर t दोनों को सेपरेट कर लेंगे। e की पावर a भी होगा, e की पावर t भी होगा। जब ये दोनों e की पावर जो a है ये तो आपके पास कांस्टेंट था और इस कांस्टेंट को हमने a के इक्वल रख लिया, तो आपके पास a इज इक्वल a e की पावर t आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपके पास वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन क्या होता है, इसको करने के लिए मैंने आपको हैंडआउट्स भी साथ बिल्कुल हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन थोड़ा सा खुद साथ में नोट डाउन किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन की इक्वेशन है। इस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है किसी भी तरह से। आपके पास पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल x स्क्वायर। अब आपका y जो है वो x और t का फंक्शन है, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को ड्राइव करना है और इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मैंने यहाँ नोट डाउन किया वैल्यूज को। इसको ड्राइव करने के लिए हम पहले इसकी डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। इस डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक x एक्सिस ली और एक आपके पास y एक्सिस है। अब इस x और y एक्सिस के अलोंग हमने एक इलास्टिक स्ट्रिंग ली और उसको स्ट्रेच किया। उसको स्ट्रेच करने पर जैसे ही वो स्ट्रेच हुई उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुई और टेंशन प्रोड्यूस होने पर मैंने उसकी दोनों स्ट्रिंग के दोनों सिरों को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया। वो दोनों सिरे अटैच हैं। अब वो जब वो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुई थी उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुई थी, तो उसके अंदर जो उसका मोशन है कुछ इस
इस तरह से हुई थी, ठीक है। अब मैंने इन दोनों सिरों को अटैच कर दिया, एक्स एक्सिस पे अटैच हो गए। अब ये जो जिस पॉइंट पे ये फर्स्ट पॉइंट है इसको हमने कह दिया ये ओ पॉइंट के ऊपर अटैच हुआ, और ये जो ये पॉइंट है इसको हमने कह दिया ये इसका ए पॉइंट है, ठीक हो गया। अब ये इसका ओ और ये इसका ए पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट तो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जब हमने इसको जब ये स्ट्रेच की इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुई और इसकी जो पीरियोडिक मोशन है कुछ इस तरह से हुई, और पीरियोडिक मोशन होने के ऊपर होने पे मैं इसके कोई दो इनिशियल पॉइंट ले लेती हूँ। एक पॉइंट को कहती हूँ, इसको चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आती रहे। पीरियोडिक मोशन हुई, मैंने इसके अलोंग दो पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट को कह दिया पॉइंट पी, और जो दूसरा पॉइंट मैंने इसके अलोंग लिया उसको कह दिया मैंने पॉइंट क्यू, ठीक है। अब एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है, और इनके अंदर अब आपने इसकी मोशन को चेक करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए जैसे आपको यहाँ पे शोर है। अब जो पॉइंट पी के मैंने यहाँ पॉइंट पी के अलोंग भी उसकी टेंशन को चेक करना है, यहाँ जो उसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं चेक करना है, और जो पॉइंट क्यू है उधर भी जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो चेक करना है। अब जो पॉइंट पी के अलोंग मैं कहती हूँ मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट पी के अलोंग उसके जो फोर्स एक्ट की, जो पॉइंट पी के अलोंग मेरा उसका कंपोनेंट आया वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। पॉइंट पी के अलोंग यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक है। और जो पॉइंट पी के अलोंग एक्स एक्सिस पे मेरा कंपोनेंट आया उसको मैंने कह दिया एक्स, और जो पॉइंट पी पे मेरा वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आया उसको मैंने कह दिया यहाँ से लेके आपके पास यहाँ पॉइंट पी तक, यहाँ तक मेरा इसका कंपोनेंट आया वाई आया। मतलब मेरे इस इनिशियल पॉइंट पी के ऊपर जो कंपोनेंट आया वो एक्स और वाई आया। इसके बाद मैं कहती हूँ मैं अपने क्यू पॉइंट पे चलती हूँ। क्यू पॉइंट पे मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे तो कुछ कंपोनेंट ऐड होगा, और जो कंपोनेंट ऐड होगा उसको हमने कह दिया सिग्मा एक्स, और जो आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट आएगा यहाँ से यहाँ तक जो स्मॉल अमाउंट में आएगा उसको हमने कह दिया सिग्मा वाई। तो मेरा एक्स एक्सिस पे जो उसका कंपोनेंट आया पी पॉइंट के अलोंग वो एक्स वाई आया, और जो वाई एक्सिस के अलोंग सॉरी जो क्यू पॉइंट के अलोंग आया वो एक्स प्लस सिग्मा एक्स वाई प्लस सिग्मा वाई आया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, और ये जो P और Q के दरमियान का डिस्टेंस है स्मॉल अमाउंट में जो थोड़ा सा डिस्टेंस है इसको आप कह लेंगे सिग्मा एस या डेल एस कह लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसकी वैल्यू को लिख लेंगे। अब मजीद थोड़ा सा और चलते हैं, फिर हम इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब जो पॉइंट P और पॉइंट Q के अलोंग कुछ कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं, जो टेंशन इसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास Q के अलोंग जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसको मैंने T2 कह दिया, और जो मेरे पास जो P के अलोंग जो टेंशन प्रोड्यूस हुई उसको मैंने T1 कह दिया, ठीक है। ये T1 मैंने लिखा, ओके। अब पॉइंट P के Q के अलोंग जो टेंशन प्रोड्यूस हुई उसे T2, जो पॉइंट P के अलोंग हुई उसे T1 कह दिया। अब इस टेंशन प्रोड्यूस होने की वजह से इनके दरमियान में कोई एंगल एक्ट करेगा, और वो जो एंगल एक्ट करेगा जो पॉइंट Q के अलोंग एंगल एक्ट किया उसको θ2 कह दिया, और जो पॉइंट P के अलोंग एंगल एक्ट किया उसको हमने θ1 कह दिया। अब पॉइंट P के अलोंग Q के अलोंग एंगल भी आ गए हैं, टेंशन भी आ गई है। अब आपने इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। अब जब आप इसका एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट Q का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे तो आपके पास पॉइंट Q का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में आप क्या लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं। तो आपके पास एंगल यहाँ पे कॉस थीटा 2 है, तो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट T2 के ऊपर आएगा T2 कॉस थीटा 2 आएगा। सिमिलरली जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग T1 के ऊपर जाएंगे पॉइंट P के ऊपर जाएंगे तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो T1 कॉस थीटा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एंगल θ1 है। सिमिलरली जब आप Q पॉइंट पे y एक्सिस के अलोंग जाएंगे, Q पॉइंट पे इस y एक्सिस के अलोंग इस एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो आपके पास इसका जो कंपोनेंट आएगा कुछ T2 साइन थीटा 2 आएगा। और जब आप पॉइंट P के ऊपर y एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो आपको y एक्सिस यहाँ पे इस पॉइंट P का y एक्सिस यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसका जो एंगल कंपोनेंट आएगा वो T1 साइन थीटा 1 आएगा। ये सारे कंपोनेंट्स हमने टाइप कर लिया। अब हम इसके थोड़े से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास जितने पहले किसी एप्लीकेबल लॉ है उन्हीं को यूज करेंगे और अपनी इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। और अगर इक्वेशंस ड्राइव नहीं होंगी फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स की प्रॉब्लम्स ड्राइव नहीं होंगी तो फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाएंगे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम यूज करके वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल टू ma सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास जो मास है स्ट्रिंग का मास है उसके ऊपर जो दो पॉइंट्स एक्ट कर रहे थे और उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो डेल एस था। स्ट्रिंग मास ऑफ स्ट्रिंग इज डेल एस, एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज डेल एस। अब देखें ये तो कंपोनेंट्स हमने लिख ली। अब हम इसकी ये स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन पे रिड्यूस हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस भी अलोंग वाई एक्सिस भी। अब हम पहले इसको वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन लेंगे फिर इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। जब आप इसकी एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे तो देखें वाई एक्सिस के अलोंग इसके ऊपर जो मास एक्ट कर रहा है
और जो इसका अंदर जो इस पी और क्यू पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डेल एस है, तो एम डेल एस लिख लिया। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन बन जाती है। जैसे अगर आपके पास वेलोसिटी डी वी बाई डी टी होती थी, तो जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, डी स्क्वायर बाई वी बाई डी टी स्क्वायर। तो आपने एक्सेलरेशन क्योंकि आपके पास एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आप चेक कर रहे हैं, तो आपके पास पार्शियल स्क्वायर वाई बाई पार्शियल टी स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन होगी। और ये एप्सिलॉन, ये प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ पे क्यों लिखा है, एप्सिलॉन लिखने की वजह उन्होंने यहाँ पे बता दी। Here acceleration is in derivative form and while discussing the acceleration for a segment there will be small approximation error। क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक लार्ज सेगमेंट है, पूरी स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है और उसके अंदर से हमने कोई से 2 पॉइंट्स लिए हैं और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में कोई ना कोई लार्ज अप्रोक्सीमेशन है, तो कोई ना कोई एरर आ सकता है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जो टर्म यूज की वो कौन सी की, एप्सिलॉन की। तो एक्सेलरेशन के अंदर आपके पास प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू समेशन एफ हो गया। अब एफ क्या है, एफ आपके पास 2 तरह के फोर्सेस स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट कर रही हैं। एक आपके पास देखें, एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है और एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। जो फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है वो वाला कंपोनेंट देखेंगे और जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसका कंपोनेंट देखेंगे। अब जो फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है वो T2 sin थीटा 2 है और जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वो T1 sin थीटा 1 है। एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। तो आपके पास जो अपवर्ड फोर्स, और जो बात याद रखनी है, जो अपवर्ड फोर्स होती है वो पॉजिटिव होती है, जो डाउनवर्ड फोर्स होती है वो नेगेटिव होती है। तो T2 sin थीटा 2 और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो नेगेटिव होती है, तो T1 sin थीटा 1 और साथ में नेगेटिव साइन। और हमने जो फोर्सेज आपके पास दोनों फोर्सेज आई उनका सम लेके लिख दिया। ये आपके पास उसकी अलोंग वाई एक्सिस आपने उसका चेक किया। एक्स एक्सिस स्ट्रिंग को देखेंगे, अगर आप देखें आपने इसके दोनों सिरों को तो अटैच कर दिया है, दोनों सिरे तो फिक्स हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। अब एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी मूवमेंट क्या होगी, अब अगर स्ट्रिंग मूव ही नहीं कर रही है तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा या आप स्ट्रिंग मूव नहीं कर रही है तो आप कहेंगे इट मीन्स नो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, जितनी भी फोर्स होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। मतलब कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इसकी फोर्स बताएं तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वो है T2 cos थीटा 2 और जो पी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो है T1 cos थीटा 1। तो T2 cos थीटा 2 माइनस T1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपके पास सम ऑफ इन दोनों की फोर्सेस का सम क्या है, 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे बताया कि दोनों फोर्सेस का सम आपके पास जो है वो यहाँ पे हमने लिखा, इसी तरह से एक्स एक्सिस पे भी इन दोनों फोर्सेस का सम लिखा और वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब जो T2 cos थीटा 2 है वो अगर आप साइन को इस साइड पे ले जाएं तो T1 cos थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यूज हम कहते हैं कि इस T के इक्वल है। T के इक्वल क्यों है, टोटल टेंशन के इक्वल है, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो आपके पास वो जो आपके पास मैस एक्ट कर रहा था स्ट्रिंग के ऊपर, वैसे तो स्मॉल है, बहुत स्मॉल अमाउंट में मैस एक्ट कर रहा है। जो मैस एक्ट कर रहा है वो कहते हैं कि हम उसको एज अ म्यू लेकर चलते हैं। आपके पास जो एम डेल एस था उसको हमने लिखा म्यू इज द लीनियर मैस डेंसिटी। लीनियर मैस डेंसिटी जो उसके ऊपर स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा मैस एक्ट कर रहा है उसको हमने म्यू ले लिया। आपके पास जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट था हमने उधर एम की जगह पे म्यू पुट किया, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल डी स्क्वायर एप्सिलॉन लिखा, T2 sin थीटा T1 sin थीटा 1 लिखा। आपने इस पूरी इक्वेशन को T से डिवाइड कर दिया। T से डिवाइड करने का मतलब आपके पास जो टेंशन तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हमने इसको T से डिवाइड कर दिया। T से डिवाइड किया, आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, दोनों कंपोनेंट्स डिवाइड हो गए। आप देखें जब आप sin थीटा 2 पे हैं, आप Q पॉइंट के ऊपर आपने कंपोनेंट चेक कर रहे हैं, तो Q पॉइंट के ऊपर sin थीटा 2 के अंदर जो आपका कंपोनेंट एक्ट करेगा sin थीटा 2 के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग वो ये वाला होगा। तो आप इस T की जगह पे आपने कहा ये सारे वैल्यूज इक्वल हैं, तो आप इस T की जगह पे T2 cos थीटा 2 पुट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस T की जगह पे जब आप sin थीटा 1 P पॉइंट के ऊपर है तो sin थीटा 1 P पॉइंट के ऊपर है और Q पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी P पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी, T1 cos थीटा 1 होगी। जब आप थीटा 2 पे है तो आपने थीटा 2 की रिस्पेक्ट से ही यहाँ पे वैल्यू पुट की। जब आप थीटा 1 है तो आपने यहाँ पे T की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया थीटा 1 की रिस्पेक्ट से। T1 से कैंसिल, T2 से कैंसिल, sin थीटा 2 बाय cos थीटा 2 टेंजेंट थीटा 2 हो गया और ये आपके पास टेंजेंट थीटा 1 हो गया। बाकी ये कंपोनेंट्स एज इट इज आ गया है जैसे लिख रहे हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये कंपोनेंट ये इक्वेशन आपके पास बन के आ चुकी है। अब आपके पास ये जो टेंजेंट थीटा 1 और टेंजेंट थीटा 2 है, ये आपके पास स्लोप है पॉइंट P के ऊपर और पॉइंट Q के ऊपर। स्लोप क्या है, मतलब कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक उसका स्लोप जितना वो स्लोप कह सकते हैं चढ़ाई, आप वैसे भी आप y इक्वल टू mx प्लस उसकी इक्वेशन भी देख के आए हैं। तो यहाँ तक पॉइंट और फिर आपके पास जो Q पॉइंट तक इसकी स्लोप है वो है। अब जो आपने म्यू डेल
एस था, अब आपका ये जो एस है ये एक्स को अप्रोच करेगा। एस एक्स को क्यों अप्रोच करेगा? क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, डेल एस है। अब जब इसका बहुत स्मॉल अमाउंट में डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इतना कम है कि ये एक्स एक्सिस के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस ये जो आपके पास यहाँ पे इस एक्सिस है इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि डेल एस इक्वल हो गया डेल एक्स के। हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इसको हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया। एप्सिलॉन 0 को अप्रोच कर देगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू थी तो इसलिए 0 को अप्रोच कर दिया। अब आप टेंजेंट थीटा 2 और टेंजेंट थीटा 1 पाएंगे। टेंजेंट थीटा 2 और टेंजेंट थीटा 1 क्या है यहाँ पे, तो देखिए आपके पास जो टेंजेंट थीटा 2 है पॉइंट क्यू के ऊपर जो उसके ऊपर वैल्यूज एक्ट कर रही हैं, और उस टाइम पे पॉइंट क्यू के ऊपर जो उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट था वो एक्स प्लस सिग्मा एक्स था। और इसी तरह से टेंजेंट थीटा 1 वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका जो कंपोनेंट था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका पॉइंट पी पे कंपोनेंट था वो एक्स था। तो हमने उसकी रिस्पेक्ट से यहाँ पे वैल्यूज लिखी डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस सिग्मा एक्स। अब आप इस पूरी इक्वेशन को डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे डेल एक्स से डिवाइड किया, ये डेल एक्स से कैंसिल, ये डेल एक्स से डिवाइड करेंगे आप इस इक्वेशन को। आप देखें म्यू बाई टी डेल एक्स से कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये वाली इक्वेशन बन के आई है। इस इक्वेशन को आपके पास ये इक्वेशन इससे पहले भी आपने कहीं पे देखी होगी, मीन फ्री पाथ की आई थिंक। तो ये इक्वेशन बनती है जिसको आपने डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनती है आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ये वाला कंपोनेंट और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स है तो पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स। इसके अलावा आपको इसको गूगल से भी मिल जाएगा, अगर आप इस इक्वेशन को फाइंड करें ना इजीली आपको मिल जाएगा कि इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं। मुझे मीन फ्री पाथ को या मीन फ्री टाइम कुछ इस तरह से कहते थे। अब आपके पास ये म्यू ओवर टी था, इधर आएगा तो ये टी ओवर म्यू हो जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर बन गई। अब ये जो टी ओवर म्यू है ये आपने कहा कि लेट कर लिया कि टी ओवर म्यू इस कांस्टेंट ए स्क्वायर की इक्वल है, तो इसकी जगह पे आपने ए स्क्वायर पुट किया तो पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर आपके पास ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया। और यही चीज हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन के अंदर प्रूव करनी थी जो कि आपको मिल चुकी है। आपके हैंडआउट्स में बिल्कुल कुछ इस तरह से हुई है, अगर आप उसको नोट कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इस सारे पॉइंट्स को नोट कर लें जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है और आपके पास लास्ट पे बिल्कुल यही आंसर आएगा। अच्छा जी, अब आपका जो टॉपिक नंबर 4 है, टॉपिक नंबर 4 में आपने उस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशंस बतानी है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग बना के बताई थी। स्ट्रिंग कुछ इस तरह से अटैच है और हमने जैसे ही हमने उसको स्ट्रेच किया तो उसके दो एंड को टाइट कर दिया, कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ठीक है। अब उसका जब यहाँ से जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उस टाइम पे इसके जो स्ट्रिंग फिक्स्ड है इस टाइम पे इसकी वैल्यू एट एक्स एक्सिस 0 है, और जब आपके पास यहाँ पे जब तक स्ट्रिंग इधर पहुंची उस टाइम पे इसकी जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू एल है, ठीक है। अब आपके पास इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट के ऊपर जो कि हमने सारा सॉल्व किया वो हमने देखा किस तरह से आ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपको समझ आएगी। राइट द बाउंड्री कंडीशन, आपके पास बाउंड्री कंडीशन लिखनी है आपने। एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x एल आर फिक्स्ड, आपके पास ये दोनों एंड क्या है, फिक्स है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका सबसे पहला पार्ट ही पहले देख लेते हैं। स्ट्रिंग फिक्स है x 0 और x एल पे। अब आपने इसकी बाउंड्री कंडीशन बतानी है। जब आपके पास x 0 है, अब आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, आपके पास जो इक्वेशन बन के आई वो फंक्शन आपका y, आप उसको इस तरह से लिखेंगे y x ऑफ t, ठीक है। आपका जो फंक्शन है एक दफा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और एक दफा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है। तो आपके पास जो फंक्शन है वो x और t का फंक्शन है। अब आपके पास एक दफा x 0 है तो आपने इस x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर लिया। जब आपके पास x 0 है तब उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है। जब x 0 है तो ये पूरा y ऑफ 0 ऑफ t क्या है, 0 है। और जब x l है तब भी आपके पास, और एंड पॉइंट क्या है आपके पास, एक दफा x l है तो एक दफा इसकी जगह पे x l पुट कर लिया फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। उसके बाद अब फंक्शन रिलेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके इस एंड पॉइंट तक पहुंची है, और ये कुछ जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई टाइम भी है उसका। तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट x 0 है और फाइनल पॉइंट x l है। उसके बाद जो पार्ट 2 है वो कह रहे हैं कि अब आप किसकी इनिशियल शेप बताएं स्ट्रिंग की इज अ फंक्शन ऑफ x। जो इसकी इनिशियल शेप है, ये वाली जो शेप बनी है जब हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, तो अब इनिशियल शेप x इज इक्वल टू 0, इनिशियल पॉइंट पे टाइम भी क्या होगा, 0 होगा। तो टाइम इज 0 इज गिवन है। जब इनिशियल आपने शेप बतानी है यहाँ से जब वो स्टार्ट हुई तो हमेशा आपके पास जो टाइम यहाँ से स्टार्ट हुई तो हम कहते हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट के ऊपर टाइम 0 होता है, रेस्ट पे इस तरह से कुछ हम फिजिक्स में लेकर चलते थे। तो आपके पास यहाँ पे टाइम क्या हो गया, 0 हो गया। वो क्या है, फंक्शन ऑफ x ही है। जस्ट पुट t इज इक्वल टू 0 इन y ऑफ x ऑफ t। रिलेशन हियर इज फंक्शन ऑफ x इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, उसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी बताने के लिए आपके पास जो
पार्शियल y बाय पार्शियल t है, आप उसको y ऑफ t, पार्शियल y बाय पार्शियल t का क्या मतलब है, जितना डिस्प्लेसमेंट इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड t है ना, जितना डिस्प्लेसमेंट उसने जितने टाइम के अंदर कवर किया वो हमने बताना है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है कि आप उसकी वैल्यू को आप उसको इस तरह से लिखते हैं, d को t से डिवाइड कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को t से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी आती है। और अगर आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास वो क्या, वेलोसिटी का अगेन लेते थे, आप लिखते थे v बाय वेलोसिटी पर यूनिट टाइम स्क्वायर, तो आपके पास वो एक्सेलरेशन बन जाती थी। ठीक है, कुछ इस तरह से था। अब आपके पास जो जितना y ने, इस थिंग को हमने y का नेम दे दिया, इस y ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जितने टाइम में वो उसकी वेलोसिटी होगी, तो आप उसको y ओवर t है तो आप उसको y ऑफ t लिख रहे हैं। जैसे आप लिखते थे u x, तो इसका मतलब होता था u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डबल x लिख देते थे तो u का डेरिवेटिव विद 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास मतलब पार्शियल स्क्वायर x बाय पार्शियल t स्क्वायर। तो उसके बाद यहाँ पे इसको y ऑफ t ऑफ x ऑफ 0 लिख लिया। इनिशियल वेलोसिटी कहा है तो उसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी है टाइम, उस टाइम पे क्या होगा, 0 होगा, और वो क्या है, g ऑफ x के इक्वल हो गया। जो भी उसने एक्सप्रेशन कहा था वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन g ऑफ x है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t इज बाउंडेड। अब आपके पास यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे आप जितना जो भी डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे वो क्या है, बाउंड है। बाउंड का मतलब है उसका जितना भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो उसकी एक रेंज होगी, वो फाइनाइट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बाउंडेड है, इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम फाइनाइट रियल नंबर। आपके पास कोई फाइनाइट रियल नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट कोई वैल्यू आती है लेस देन m आती है, हम कोई लेस देन इन्फिनिटी कंसीडर कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी से कम जो भी वैल्यू आएगी, और x जो है 0 और l के दरमियान में, तो ये एग्जांपल है बाउंड्री कंडीशन की अप्लाइड ऑन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन। टॉपिक नंबर 5 है वो है हीट फ्लक्स अक्रॉस द प्लेन। हीट फ्लक्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को आप हीट फ्लक्स कहते हैं। हीट फ्लक्स आपके पास क्या होता है, आपके पास दो प्लेन्स है और उन दो प्लेन्स के अंदर कुछ उनका कोई टेम्परेचर है। अब जो हीट फ्लो हो रही होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन 1 है, इसका यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो है वो हाई है, उस टेम्परेचर इसका टेम्परेचर u है और इसका टेम्परेचर u प्लस डेल u है, मतलब इसके अंदर इसके टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो आपके पास हाई टेम्परेचर प्लेन से लो टेम्परेचर प्लेन की तरफ जो है वो हीट फ्लो करती है। अब हीट फ्लक्स आपके पास क्या होता है, हीट फ्लक्स आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, टेम्परेचर का डिस्टेंस आपके डिफरेंस, सॉरी, अब आपके पास इसका टेम्परेचर कितना है, u है। अब आपके पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर u लिखा, और जो दूसरे प्लेन का टेम्परेचर है वो कितना, u प्लस डेल u है, वो लिखा। डिफरेंस वो कह रहा है तो दरमियान में माइनस आ गया। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, इन दोनों u और ये u प्लस डेल u के दरमियान का डिस्टेंस, जिसको आपने डेल n कोई भी वैल्यू लेकर आप रिप्रेजेंट कर लें, तो आपके पास वो डेल n आ गया। अब आपके पास जब आप माइनस साइन खत्म करेंगे तो ये u इस u से कैंसिल, जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, डेल यू आ गया। जब आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे तो के आपके पास आ गया, के आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी है, वो भी देखते हैं अभी क्या है। और ये माइनस साइन बाय मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस के डेल यू अपॉन डेल एन आ गया। अब के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको आप थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मेजर ऑफ हाउ वेल अ मटेरियल कैन कंडक्ट एंड ट्रांसफर हीट। ये वो मेजरमेंट है जिससे आपको इन दो प्लेन्स के दरमियान पता चला कि वो मटेरियल, ये प्लेन्स, इनके ऊपर जो भी टेम्परेचर है वो कितनी जल्दी हीट को ट्रांसफर कर रही है एक प्लेन से दूसरे प्लेन की तरफ। अब इस केस के अंदर हीट फ्लो कर रही है वन से 2 की तरफ। तो आपके पास अगर जब हीट फ्लो करती है फ्रॉम प्लेन 1 to 2 तो उसका मतलब है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है। लेकिन जब हीट फ्लो करती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, उस टाइम पे आपके पास हीट फ्लो विल बी पॉजिटिव, डेल यू ग्रेटर देन 0 होता है। इस टाइम पे आपके पास डेल यू लेस देन 0 होता है जब नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, उसके बाद उसने यही बता दिया 2 से 1 की तरफ जा रही है, मतलब हाई से लो की तरफ जा रही है, और ये वाइस वर्सा। फॉर लिमिटिंग केस, अगर आपके पास डेल एन उसका डिस्टेंस बहुत स्मॉल अमाउंट में हो, बहुत स्मॉल अमाउंट में है, मतलब वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब होता है करीब है लेकिन पूरा 0 नहीं है। और डेल एन अगर 0 को अप्रोच कर जाए, यहाँ पे आप इसकी जगह पे जब 0 पुट कर लेंगे तो आपके पास डेल यू अपॉन 0 हो जाएगा, तो आपके पास डेल यू भी 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो क्रॉस हीट फ्लो वन प्लेन के अलावा जो आपके पास हीट फ्लो आएगा वो ये आएगा। अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो माइनस के डेल यू, आपने इसको ब्रैकेट लगा ली। डेल एन जब 0 को अप्रोच कर जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स अप्रोचेस टू 0, वी कैन राइट इट एज प्लेन 1। तो आपके पास सिर्फ जो डिस्टेंस आएगा वो सिर्फ प्लेन 1 का आएगा। जब आपके पास अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में डिस्टेंस हो तो आपके पास सिर्फ एक प्लेन का हीट फ्लो आएगा, दोनों प्लेन्स का हीट फ्लो नहीं आएगा। इसके बाद आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको एक टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। अगर आपने मेरे चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहेंगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।